हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं हेरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हेरोन के सूत्र से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद से हम ये भी जानेंगे ना कि हेरोन का जो सूत्र है इसका हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन भुजाएं दे दी गई है और इससे बनने वाला जो त्रिभुज है उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद से इसका हम नामकरण करेंगे और भुजाओं को यहाँ पे हम दर्शाएंगे। ठीक है, जो भुजाएं दे दी गई है उसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे तीन शीर्ष है ना, इस त्रिभुज के तीन शीर्ष है। तो इनमें से किसी को भी हम ए बी सी मान सकते हैं। इनमें से किसी को भी हम ए बी सी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने ए मान लिया। ठीक है, और इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा शीर्ष ए है इसके ठीक सामने की जो भुजा है ना, ये भुजा, इसको हम स्मॉल ए से दर्शाते हैं। ठीक है, स्मॉल ए से। और ये जो हमारा शीर्ष बी है तो इसके ठीक सामने की भुजा ये है, तो इसको हम स्मॉल बी से दर्शाएंगे। ठीक है, स्मॉल बी से। और ये जो सी है ना, इसके ठीक सामने की भुजा ये है, तो इसको हम स्मॉल सी से दर्शाएंगे। ठीक है, यानी कि शीर्ष को हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं और भुजाओं को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि शीर्ष को हम कैपिटल अक्षर से दिखाते हैं और भुजाओं को स्मॉल अक्षर से दिखाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा ए है, यानी कि जो हमारा भुजा ए है, इसको हम मान लेते हैं कि 13 सेंटीमीटर है। ऊपर दे दिया गया है भुजाओं की माप। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ए। ए कितना है, 13 सेंटीमीटर। सीएम, सीएम से होता है सेंटीमीटर। ठीक है, सीएम से होता है सेंटीमीटर। और बी को हम मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर। कितना दे दिया गया है, बी हमारा है 14 सेंटीमीटर। और जो सी है, सी हमारा है 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने भुजाओं को भी दर्शा लिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम हेरोन का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, हेरोन का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम हल। यहाँ पे हमने लिखा हल। इसके बाद हम सूत्र लिखेंगे। ठीक है, सूत्र क्या होता है, देखिए S बराबर, ठीक है, S बराबर A प्लस बी प्लस सी और सबका बटा 2। अब ये S क्या है, देखिए S होता है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। देखिए ये जो हमारा त्रिभुज है इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है इन तीनों भुजाओं की लंबाई। ठीक है, इन तीनों भुजाओं की लंबाई, यानी कि अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें और चलते चलते फिर वापस यहीं पे आ जाए तो जितना दूरी तय करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इस त्रिभुज का परिमाप। यानी कि तीनों भुजाओं की जो लंबाई होगी, ठीक है, उसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे S क्या है, अर्ध परिमाप है। यानी कि A प्लस बी प्लस सी और बटा 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। ये हमारा परिमाप है और बटा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप आधा हो जाएगा, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो S क्या होता है, अर्ध परिमाप इस त्रिभुज का। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे हम शॉर्टकट लिख रहे हैं लेकिन आप बेहतरीन तरीका से इसको लिखिएगा। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम शॉर्टकट लिख रहे हैं। ठीक है, बराबर क्या होता है, करनी के अंदर S, ठीक है, फिर कोष्टक में S माइनस ए, फिर दूसरे कोष्टक में S माइनस बी, फिर तीसरे कोष्टक में
एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है हेरोन का सूत्र। ठीक है, और इसको याद करना बहुत ही आसान है, इसको हम एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने करने के अंदर एस लिखा, इसके बाद से तीनों कोष्टक में हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार एस में से ए घटाएंगे, फिर एक बार एस में से बी घटाएंगे, फिर एक बार एस में से सी घटाएंगे, तो हमारा सूत्र बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो अर्ध परिमाप है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 कर देंगे, यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटा 2 कर देंगे। ठीक है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिए, देखिए इस सूत्र का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस सूत्र से हम ना किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन 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 क्या, लेकिन त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमको ज्ञात होना चाहिए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान हमको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, अगर एक भी भुजा का मान ज्ञात नहीं होगा तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ रहे हैं, समझ गए ना, कहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी भी एक भुजा का मान ज्ञात नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि जहां पर भी आपको तीनों भुजाओं का मान दे दिया जाए तो समझ जाना है आपको कि हमको हेरोन का सूत्र का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए अब इसके माध्यम से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं के जो मान है ना उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए ए बराबर कितना है, ए बराबर है 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर। देखिए सी एम, इसका मतलब ये होता है सी से सेंटी, एम से मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद बी का मान कितना है, बी बराबर है 14 सेंटीमीटर, क्या है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। और सी का मान कितना है, सी बराबर है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, सबको हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों का मान इस सूत्र में रख के हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए S बराबर क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a का मान कितना है 13, तो हमने a की जगह पे 13 लिखा, फिर प्लस b का मान कितना है 14, तो b की जगह पे हमने 14 लिखा, फिर प्लस c का मान कितना है 15 है, तो 15 लिखा, सबका बटा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ेंगे। देखिए 5 4 9, 9 और 3 12, 12 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम S बराबर 12 का 2, इसको जोड़ा हमने तो 12 आया, तो 12 का 2 और हासिल 1। ठीक है, इसके बाद से 1 2 3, 3 और 1 हासिल कितना होगा 4, तो 4 और बटा ये 2, तो कितना हो गया, इसको हमने जोड़ा तो 42 और बटा ये 2। अब क्या करेंगे, हम इसमें 2 का भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग करिए, देखिए 2 2 ना के 4 और 2 1 में 2, कितना हो जाएगा 21 हो गया, 21। तो जो हमारा S का मान है यानी कि जो अर्ध परिमाप है कितना हो गया 21 हो गया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सब का मान इस सूत्र में रखेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर, ठीक है बराबर, और करनी के अंदर S, S है ना, तो S का मान कितना है 21 है, अभी हमने निकाला। ठीक है, तो 21, फिर कोष्टक में क्या है S माइनस ए, तो S का मान कितना है 21 माइनस ए का मान कितना है 13, तो हमने 13 लिखा। ठीक है, फिर दूसरे कोष्टक में S माइनस बी, तो S का मान कितना है 21 माइनस बी का मान कितना है 14, तो हमने 14 लिखा। फिर तीसरे कोष्टक में S माइनस सी, तो S का मान कितना है 21 माइनस C का मान कितना है 15 है, 15, तो हमने 15 लिखा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, किसको पहले हल करेंगे। ठीक है, तो आप बोधमास का नियम जानते होंगे। सबसे पहले हम किसको हल करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑफ को हल करते हैं। ऐसे हम लाइन बाय लाइन हल करते जाते हैं। ठीक है, बोधमास का नियम आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट को हम हल करेंगे पहले। ठीक है, किसको हल करेंगे, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, चलिए बराबर, यहां पे लिखेंगे हम बराबर, फिर करनी के अंदर इस 21 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको कोष्टक को पहले हल करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो कोष्टक है ना, इस कोष्टक के बाहर क्या है, 21 है। तो इस पूरे कोष्टक में इस 21 का क्या होता है, गुना है। ठीक है, इस कोष्टक में इस 21 का क्या है, गुना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 8 लिखा। इसके बाद इस कोष्टक के और इस कोष्टक के बीच में क्या होता है, गुना होता है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुना लगाएंगे। इसके बाद 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो हमने 7 लिखा। फिर गुना, अब यहाँ पे देखिए मतलब इन दोनों कोष्टक के बीच में गुना है ना, तो गुना हमने लिखा। ठीक है, अब 21 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 6 लिखा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, हमको इन सभी अंकों को इस करनी से बाहर निकालना है। क्या करना है, इन सभी अंकों को इस करनी से बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इन सभी का हम अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारा 21 है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे अंक से इसको हम काटना शुरू करते हैं, यानी कि भाग लगाना। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 से ये नहीं कटेगा, तो 3 से काटेंगे। ठीक है, तो 3 7 21, 3 7 21, 3 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा तो 21 आ गया, पूरा पूरा कट गया। तो 7 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इस 7 में हम भाग लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें किससे भाग जाएगा, 7 में 7 से भाग जाएगा, यानी कि 7 जो है ना वो 7 से कटेगा और किसी अंक से नहीं कटेगा। तो 7 से हम भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 7 एकम में 7, एक बार में पूरा पूरा कट गया। हम तब तक ऐसा करते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, तब तक ऐसा हम भाग लगाते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुना के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए बराबर, करनी के अंदर, ठीक है, 3 गुना 7। ठीक है, 3 7 21, यानी कि इस 21 को हमने 3 गुने 7 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस 8 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने गुना लगा दिया। अब इस 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 8 लिखा। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले सबसे छोटे अंक से काटेंगे। तो 2 से काटिए, 2 चौका 8। ठीक है, 2 चौके 8, 4 बार में ये 8 कट गया। ठीक है, फिर इस 4 को हम काटेंगे, 2 से काटिए, 2 दूना के 4। ठीक है, 2 बार में भी कट गया। फिर इस 2 को काटेंगे, तो काटिए, 2 एकम में 2, ये भी कट गया। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 2 2 2, 3 2 आ गया। ठीक है, तो इन सबको हम यहाँ पे लिखेंगे। लिखिए यहाँ पे देखिए, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो इस 8 को हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 दूने का 4, 4 दूने के 8, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इस 7 को और 6 को भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये 7 किसी और अंक से नहीं कटेगा, ये खुद से कटेगा। ठीक है, तो 7 को हम 7 ऐसे उतार देंगे हम। ठीक है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 6 काम करेंगे, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इन सबका हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करके लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए करनी के अंदर जब भी गुणा के रूप में जोड़ा अंक रहता है तो एक अंक बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये जोड़ा अंक है, गुणा के रूप में है, तो इसमें से 1 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, फिर गुना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है
तो यहाँ पे कोई और 3 है क्या? हाँ, यहाँ पे 3 है। तो ये 3 है, ये 3 है। ठीक है, दोनों क्या है? जोड़ा हो गया दोनों का। इसका जोड़ा ये लग गया, तो यहाँ पे 2 3 हो गया। ठीक है, दोनों जोड़ा के रूप में हो गए, यानी कि इसका जोड़ा यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 3 को भी बाहर निकाल देंगे, तो 3 भी बाहर निकल गया। फिर गुना, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है, तो कोई और 7 है क्या? इसका कोई और जोड़ा है? यहाँ पे है, देखिए ये 7 है, ये 7 है, 2 7 है, तो ये भी बाहर निकल जाएंगे। तो 7 को भी हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद फिर गुना, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 है, तो इसका कोई और जोड़ा है क्या? कोई और 2 है क्या? हाँ, यहाँ पे है, एक और 2 है। ठीक है, तो इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए, सारे के सारे अंक बाहर निकल गए, कोई भी अंक इसके अंदर नहीं है, करने के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन सब का गुणा करेंगे। देखिए, 2 तिहाई 6 और 6 7 42 और 42 दूना का 84 होगा, यानी कि 84। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 84। 84 क्या हो गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसको हम कह सकते हैं वर्ग सेमी। वर्ग सेमी। ठीक है, वर्ग सेमी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।